हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉमैन। तो आज हम करेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसमें है आर्टिकल 25 से लेकर 28। तो हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे रिलीजन का मतलब क्या होता है। रिलीजन कई लोग सोचते हैं केवल ये पहचान के लिए है, बट एक ये स्पिरिचुअल जर्नी कराता है। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी किस ओर? ये है साल्वेशन की ओर, मतलब मोक्ष की ओर। तो ये बहुत ही ज़रूरी है रिलीजन, और अगर उसको सही मायनों में समझा जाए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारे आर्टिकल्स बताते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस तरीके से है और किस हद तक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 को मैंने जो है डिवाइड कर लिया है और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो आर्टिकल 25 में क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजन। मतलब कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस हो रही है, उसके अलावा प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट कर रहे हैं किसको? रिलीजन को। तो आइए समझ लेते हैं इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। तो यहाँ पर कंसाइंस का मतलब है मॉरल सेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। मतलब ये एक तरीके का मॉरल सेंस होता है जिसके तहत हम ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। और मॉरल सेंस कहाँ से आ रहा है? मॉरल सेंस आ रहा है थ्रू द स्पिरिचुअल जो हमारी नॉलेज है, या फिर जो हमारी जो है एक रिलीजियस नॉलेज है, उसी के थ्रू हम राइट या रॉन्ग को समझते हैं। तो ये हो गया कंसाइंस। अब देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है प्रोफेस, राइट ऑफ बिलीवर टू गिव एक्सप्रेशन ऑफ हिज बिलीफ इन पब्लिक। तो आप अगर पब्लिक में जो है अपने जो भी बिलीफ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने आप को एज अ हिंदू एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कोई मुस्लिम है तो वो अपने आप को एज अ मुस्लिम एक्सप्रेस कर सकता है। मतलब कि इसमें एक्सप्रेस करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस क्या होती है? प्रैक्टिस मतलब परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। इसमें केस भी है हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वो अभी मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी वर्शिप करने का तरीका है, ठीक है, जैसे कि मुस्लिम्स का है एक अलग तरीका है, हिंदूज़ का एक अलग तरीका है पूजा करने का। ठीक है, सबके रिचुअल्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदुओं में कई सारे रिचुअल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, और इसके अलावा सेरेमनीज भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं सभी धर्मों के। चलिए आगे समझ लेते हैं। आगे है प्रोपोगेट। प्रोपोगेट में क्या है? कन्वेइंग वन बिलीफ टू अनदर एंड परसुएड हिम टू सब्सक्राइब इट। मतलब कि आप क्या बिलीफ रखते हो, मतलब रिलीजियस बिलीफ, वो आप कन्वे करते हैं दूसरे तक, मतलब दूसरे तक पहुंचाते हैं। और उसको आप परसुएड मतलब कि उसको आप प्रोत्साहित भी कर सकते हैं कि वो आपके मतलब जो भी रिलीजन है या जो भी सेक्ट है आप उसमें आएँ। तो आप परसुएड भी, लेकिन ये मतलब कि फोर्सिबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट अलाउड फोर्सिबल एंड कोर्सिव कन्वर्जन। कई लोग करते हैं पैसे देकर या दबाव बनाकर किसी से कन्वर्जन कराते हैं। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, मैंने कंसाइंस के सामने मॉरल सेंस पे अंडरलाइन की है, प्रोफेस के सामने एक्सप्रेशन पे, प्रैक्टिस परफॉर्मेंस पे, प्रोपोगेट के सामने कन्वेइंग पे, क्योंकि ये सब मेन जो है क्रक्स हैं, इसीलिए इन सब पर मैंने अंडरलाइन की है। और आज मैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन करा रहा हूँ तो इसलिए मैंने आज कुर्ता पहन रखा है। पूरा आपको मैं नहीं दिख पा रहा हूँगा क्योंकि अभी कुछ रिसोर्सेज की कमी है, जिसकी वजह से अभी आप इतना ही देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो हम इससे बड़ा बोर्ड एक लगाएंगे और उसमें समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए जब तक हम देख लेते हैं आगे। तो ये क्या है? ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये जो भी राइट हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड जो भी पार्ट 3 में आर्टिकल दिए गए हैं वो सब इसको जो है बताते हैं कि इसमें क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं
इसमें क्या केस था? इसमें केस था आनंद मार्गी केस। तो आनंद मार्गी केस एक बार जो है मैं समझा देता हूँ। आनंद मार्गी केस में क्या था कि जो ये सेक्ट के लोग थे, तो ये क्या करते थे, ये लोग जो है मतलब कि टांडो डांस करते थे, लेकिन साथ में त्रिशूल और लीथल वेपन्स लिए होते थे, मतलब बहुत खतरनाक हथियार लिए रहते थे। तो जो है 144 जो है धारा इम्पोज कर दी गई। तो ये लोग कोर्ट पहुंच गए और बोले कि हमें जो है हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं की, मतलब कि करने दी जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि 144 धारा के थ्रू आपको टांडो डांस करने से मना नहीं किया गया है, लेकिन आप जो साथ में त्रिशूल या डैगर्स वगैरह जो लीथल वेपन्स लाते हैं उनको ही रोका गया है। बाकी आप अपना जो भी आपका जो गैदरिंग है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आनंद मार्गी केस। ठीक है, और ये क्या है, ये पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है, क्योंकि एज अ स्टेट या पुलिस पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ता है। लीथल वेपन से पब्लिक ऑर्डर जो है डिस्टर्ब हो सकता था, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को रोका। फिर आर्टिकल 25 के अंडर में जो है पहला क्लॉज ये है, ये मतलब ये पहला क्लॉज है 25 का। ये दूसरा क्लॉज है। दूसरा क्लॉज में भी दो पार्ट हैं, एक ए पार्ट है एक बी पार्ट है। तो पहले समझ लेते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में स्टेट टू रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड अदर एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस है उसकी तो आपको फ्रीडम है एक्सप्रेस वगैरह करने की, लेकिन जैसे कि सेकुलर एक्टिविटी होती हैं। सेकुलर एक्टिविटी क्या होंगी, जैसे कि मंदिर को आपका एडमिनिस्ट्रेट करना है ना, उसका एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जो रन करती है, तो उसके जो फैसले होते हैं उसको कहते हैं सेकुलर एक्टिविटी। तो सेकुलर एक्टिविटी में स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। तो इसको एक केस के माध्यम से देखेंगे। तो ये केस क्या है, केस है श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी वर्सेस चिंतामणि कुंतिया 1997। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर कर सकता है मैनेजमेंट कमेटी में, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये वॉलेटिव नहीं है आर्टिकल 25 के। तो ये है केस श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी वर्सेस चिंतामणि कुंतिया 1997। इस सेकेंड का बी क्या है, सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म। तो सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म, इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे पूरा जो है आर्टिकल मतलब कि ये पूरा क्लॉज नहीं लिखा है, लेकिन बेसिक बात इसमें यही लिखी हुई है कि कोई भी जो टेम्पल है हिंदूज़ का खासकर, तो वो जो है उसको एक पब्लिक करेक्टर स्टेट दे सकता है, और वो जो है सारे हिंदूज़ के लिए अलाउड कर सकता है स्टेट। और इसमें जो है बुद्धिस्ट और जैनिज़्म और सिख भी इंक्लूडेड है हिंदूज़ में, इसके अंदर ही लिखा है। जब मैंने फैमिली लॉ वाले चैप्टर में किया था कि हु इज़ अ हिंदू, तो मैंने उसमें बताया था, आई बटन पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये आप जो है बी भी समझ गए। इसमें एक केस है यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018। तो इसमें क्या हुआ कि इसको सबरीमाला केस कहते हैं, आप लोग सब लोग जानते होंगे सबरीमाला केस। तो इसमें क्या हुआ सबरीमाला केस में कि जो इस टेम्पल में, जो सबरीमाला टेम्पल है, इस पे लॉर्ड अयप्पा जो डाइटी हैं उनकी जो है पूजा होती है। तो वो एक सेलिब्रेट थे, सेलिब्रेट मतलब ब्रह्मचारी, जैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। तो उनको जो है उनके यहाँ मतलब 10 साल से 50 साल तक की महिलाएं, मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड वाली महिलाएं अलाउड नहीं थी पूजा करने की। तो जो यंग लॉयर एसोसिएशन है, इन्होंने एक पिटीशन डाल दी और वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट आ गई, और सुप्रीम कोर्ट में जो है 4:1 के रेशियो में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो है लॉर्ड अयप्पा के मंदिर में 10 साल से 50 साल की महिलाएं प्रवेश ना कर पाएँ, ये एक इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। तो डोर ओपन टू ऑल वुमेन, सभी महिलाओं के लिए मंदिर का द्वार खुला रहेगा। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बवाल हुआ, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी रिव्यू पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में,
और फाइनली अभी केस पेंडिंग है, मतलब सब जुडिस है, और अभी वो रिव्यू पिटीशन जो है अभी पेंडिंग है। देखिए क्या आता है जजमेंट। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये हुआ जो है आर्टिकल 25। तो ये जो जैसे कि जब 5 जजेस बेंच थी तो 4:1 से उन्होंने डोर ओपन टू ऑल वुमेन, मतलब मंदिर का जो द्वार है वो सबके लिए खुला रहेगा इसमें कहा। लेकिन अब जो है ये उससे बड़ी बेंच, मतलब 7 जजेस बेंच के पास रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई है। तो ये है। बाकी देख लेते हैं आर्टिकल 26 क्या बोल रहा है। तो हम ये बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो अब आर्टिकल 26 समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 25 हो गया है, तो इसको इधर हम कर देते हैं। तो अब आर्टिकल 26, तो आर्टिकल 26 में क्या है, ये राइट टू मैनेज रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो ये डिनोमिनेशन क्या होता है कि इन्होंने लिख दिया राइट टू मैनेज रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो डिनोमिनेशन में कॉमन फेथ होनी चाहिए, मतलब एक जैसा ही बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा आपका एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? डिनोमिनेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे आपका राम कृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन हो जाएगा आपका। मठ्स इसमें आ जाएंगे, इसमें मठ्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के आनंद मार्ग भी आ जाएगा, इसमें आनंद मार्ग भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, बस इतना ही। तो इसको डिनोमिनेशन कहते हैं। डिनोमिनेशन में ये सारे, तो कोई भी सेक्ट हो सकता है जिसमें ये सारी चीज़ें हों, कॉमन फेथ हो, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो, डिस्टिंक्टिव नेम हो। इसके अलावा इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसी चीज़ को डिनोमिनेशन, या तो वो इस आर्टिकल 26 के अंडर में आ जाएगा। और इसमें जो है डॉक्ट्राइन ऑफ इसेंशियलिटी दिया गया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इसेंशियलिटी किस केस में इन्वेंट किया गया था, तो ये ध्यान रखना क्योंकि ये कभी पूछा जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ, इवन ये यूपीएससी वगैरह में भी पूछ लिया जाता है, इसेंशियलिटी। तो ये दिया गया था सिरूर मठ केस में। तो ये केस एक बार आप लोग देख लीजिए, बाकी बेसिकली इसमें कुछ नहीं है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ इसेंशियलिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी रिलीजन का देखते हैं कि मतलब कि उसमें जो ये प्रैक्टिस है, जो भी प्रैक्टिस हो रही है वो एसेंशियल है कि नहीं है। जैसे इसमें एक केस आया हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1958। तो इस केस में क्या हुआ कि हनीफ कुरैशी जी कोर्ट पहुंच गए और बोले कि बकरीद में काऊ स्लॉटर जो है इसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, कि
आप जो है काउ स्लॉटर करें बकरीद में, तो ये जो है इस केस में हुआ था आपका। तो एसेंशियल प्रैक्टिस डिफाइन करता है इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट। और एक तरीके से एसेंशियल प्रैक्टिस आपने सबरीमाला वाले केस में भी देखी कि उसमें भी सबरीमाला वाले केस में भी एसेंशियल प्रैक्टिस की ही बात हुई। बाकी इसके अलावा अब देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बाकी आर्टिकल 26 किन किन चीज़ों की बात कर रहा है। आर्टिकल 26 बोल रहा है कि कोई अगर मान लो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, कोई रिलीजियस, तो उसको क्या क्या आप कर सकते हो, आप उसको इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है, आप उसको इस्टेब्लिश और मेंटेन, ठीक है। उसके अलावा आप इस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो उसको, आप एक्वायर या ओन कर सकते हो, या ओन मतलब मालिक बन सकते हो उसके, या एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो उसको, जो है अकॉर्डिंग टू लॉ। हाँ, तो लॉ के तहत होना चाहिए, ठीक है। और इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ये आर लिख दे रहा हूँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस सेम हैं, ठीक है। इसमें है मॉरलिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है। बेसिकली सारे में ही यही है, थोड़ा सा कम ज़्यादा है। तो ये जो है आपका ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देख लेते हैं एक बार इसमें इन 25-26 में क्या डिफरेंस है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, फिर 27 और 28 करके ख़त्म करेंगे। तो ये भी आ जाता है कि 26 और 25 में डिफरेंस क्या है। तो 25 आपका सभी इंडिविजुअल के लिए है, और जबकि आर्टिकल 26 जो है ये ग्रुप के लिए है, ठीक है। 25 में है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, 25 के हैं पब्लिक ऑर्डर, इधर भी पब्लिक ऑर्डर है, इधर आपका पब्लिक ऑर्डर के अलावा क्या है, हेल्थ है, इधर भी हेल्थ है, इधर मॉरलिटी है, इधर भी मॉरलिटी है। मतलब यहां पर 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जबकि यहां पर 4 रीजनेबल। चौथा है पार्ट 3 का कोई भी आर्टिकल, मतलब फंडामेंटल राइट्स में कोई भी आर्टिकल हो तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं 3 और इसके हैं 4, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में मिस हो जाता है पॉइंट, ठीक है। ये इंडिविजुअल के लिए है और ये ग्रुप के लिए है। तो ये जो है, और इसमें जो है डॉक्ट्राइन ऑफ इसेंशियलिटी इसमें लगता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इसेंशियलिटी इसमें डिफाइन है और इसमें नहीं डिफाइन है, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये जो है हो गया आपका 26 और 25 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देख लेते हैं 27, आर्टिकल 27 क्या बोल रहा है। ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बस बोल रहा है फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर प्रमोशन, फ्रीडम फ्रॉम टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। कोई भी आप अगर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी हो, ठीक है, तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है इसमें, और यही है।
बाकी केसेस भी हैं बट फिर लंबा हो जाएगा ये वीडियो। अब 28, और अगर आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ना है तो मेरा एक कोर्स भी है, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझसे इस कांटेक्ट नंबर पर, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस कांटेक्ट नंबर पे, तो मैं आपको फुली गाइड करूँगा कि कैसे अप्रोच रखनी है। मे बी आप एस्पिरेंट हो सकते हैं यूपीएससी के, या फिर जुडिशरी के, या फिर यूजीसी नेट के, तो मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज़ माय नंबर, ठीक है। बाकी आर्टिकल 28 में क्या क्या है, तो आर्टिकल 28 में है, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा है। कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इसमें बताया गया है कि किन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, किस में नहीं, ठीक है। तो जैसे कोई, थोड़ा सा मैं एक चार्ट बना देता हूँ उसमें, 28 का एक चार्ट बना देता हूँ जिससे क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। तो इसमें आपका हो सकता है स्टेट ओन्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। एक तो स्टेट ओन्ड हो गया फुली, मतलब ये फुली ओन्ड है। फिर एक हो जाएगा स्टेट का एड से चल रही है कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। फिर मतलब स्टेट, या स्टेट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब स्टेट ने मान्यता दी है, या फिर कोई इंडोमेंट या ट्रस्ट से बना हुआ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो देख लेते हैं किसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस यहां लिख लेते हैं, और फॉलो कौन करेगा, मतलब कौन लोग फॉलो करेंगे, कौन लोग नहीं फॉलो करेंगे। तो जो फुली ओन्ड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां पर ना जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, ना यहाँ फॉलो होंगे, दोनों चीज़ ही नहीं अलाउड है। और जो इंडोमेंट या ट्रस्ट से बना हुआ है, तो वहां पर जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं और उनको फॉलो भी किया जाएगा। लेकिन इन दोनों में इंस्ट्रक्शन दिए तो जा सकते हैं, बट फॉलो करना ऑप्शनल है, करिए या ना करिए। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 28। तो इस तरीके से आज जो है हम आर्टिकल 28 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। चलिए देखते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। लेकिन अगर ना अच्छा लगे तो भी बताइए, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।